हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ऑल राइट। एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, आप वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन कम से कम इन्हें अंत तक तो पढ़ें, है ना। आप वीडियो को चालू करते हो, 10 मिनट देखते हो, 5 मिनट देखते हो, फिर स्टॉप कर देते हो। ऐसे क्या चीज़ समझ में आएगी बच्चों? मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई चीज़ क्लियर हो पाएगी। अरे किसी भी चीज़ को अधूरे छोड़ने से थोड़ी समझ में आता है, उसे पूरा देखें आप, कम से कम तसल्ली से देखें, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी, है ना। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी है और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है बच्चों? ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। टॉपिक हमारे पास में है प्रकाश का प्रकीर्णन, इंग्लिश में बोलेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप सभी को पता होगा स्कैटरिंग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ रखा है ना, वो रदरफोर्ड वाला, है ना। अल्फा कण क्या करते थे? सोने के पन्नी से टकराते थे और फैलते थे, ठीक है। अधिकांश तो सीधे चले जाते थे, लेकिन कुछ एक तो फैल जाते थे, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते थे, ठीक है। तो वही क्या है? स्कैटरिंग है। अब यहाँ पर हम प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या बात करने वाले हैं वो समझने लायक है। देखिए क्या होता है, लेट सपोज कीजिए ये कोई माध्यम के अंदर उपस्थित कोई पार्टिकल है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश आया, इस पार्टिकल से टकराया। पार्टिकल ने क्या किया? इस प्रकाश को अवशोषित किया, प्रकाश की ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित किया, और फिर बिना क्षण गवाए, मतलब उसी समय ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसी समय उस ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में विकृत कर देती है। तो ऐसे एनर्जी आ रही थी इसके पास में, और अब ये चारों दिशाओं में इसे क्या कर देती है? फैला देती है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश जो है वह माध्यम में उपस्थित या वायुमंडलीय अति सूक्ष्म कणों से टकराता है, तो टक्कर के पश्चात यह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना ही प्रकाश का क्या कहलाती है बच्चों? प्रकीर्णन कहलाती है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसे एग्जैक्टली क्या है? री रेडिएशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर है कि एनर्जी इसमें क्या होती है? कण के द्वारा एक बार के लिए एब्जॉर्ब होती है, संचित होती है, और फिर वापस से उसे री रेडिएट कर दिया जाता है, विकृत कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को ही प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। लेकिन जब हम हिंदी में इसे सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमने इसे क्या लिखना है? हम बोलते हैं कि जब प्रकाश माध्यम में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराता है, तो टक्कर के पश्चात यह विभिन्न दिशाओं में विकृत कर दिया जाता है, यही प्रकाश का क्या है बच्चों? प्रकीर्णन है, ठीक है। ये प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन है। अब इस प्रकीर्णन को समझाने के लिए बच्चों एक वैज्ञानिक रेले, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, जिसे हम रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम भी कह सकते हैं, या फिर रेलेस क्राइटेरिया फॉर स्कैटरिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि देखिए, श्वेत प्रकाश के पास में कितने रंग हैं? आंसर है 7 रंग होते हैं, ठीक है। इतना हमें पता है, उसके स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश अगर टक्कर करेगा तो उसके सारे रंग एक जैसे ही विकृत हो माध्यम में, ये जरूरी
नहीं है। यहां पर उन्होंने एक नियम लगाया जिसे हम रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम भी लिखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे अच्छे से समझिएगा बच्चों। रेले का प्रकीर्णन संबंधी नियम ये क्या था? वो बोलता है कि अगर कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा हो, समझिएगा, ठीक है, अगर कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, कंडीशन अप्लाइड, ये माना जाता है कि कण का आकार तरंगदैर्घ्य का 1/10वां गुना होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? 10वां हिस्सा। लेट्स सपोज कीजिए कि तरंगदैर्घ्य आ रही है 5000 एंगस्ट्रॉम की, तो कण का आकार क्या होना चाहिए? 50,000 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, हाँ 50,000 एंगस्ट्रॉम कम ही हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी 500 एंगस्ट्रॉम है ना, अपन को डिवाइड ही तो लगाना है। तो वो बोल रहा है कि अगर कण जो आ रहा है प्रकाश वो 5000 एंगस्ट्रॉम का है, तो उसका 10वां हिस्सा कण का आकार होना चाहिए। 10वां हिस्सा मतलब इसमें 10 का भाग लगा दूं, 10 का भाग लगाऊं तो 500 एंगस्ट्रॉम आएगा। कण का आकार उससे भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ये माना जाता है कि कण का आकार जो है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का क्या होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना चाहिए। रेले ने कुछ ऐसा ही इसे समझाया था। चलिए, अगर ऐसा है तो टक्कर के पश्चात, मतलब प्रकीर्णन के पश्चात, जो प्रकीर्णित प्रकाश है ना, जो फैल रहा है, उस प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है वो तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब ये समझिए, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? हम बोलते हैं कि अगर तरंगदैर्घ्य कम होगी तो आपतित प्रकाश की अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और अगर तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है तो फिर उसका प्रकीर्णन कम होगा, वो कम फैलेगा। ये बात समझिएगा कि तरंगदैर्घ्य कम है ज्यादा फैलेगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है कम फैलेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है मतलब तगड़ा है, कण आया तो उसको टोकर दे करके चल निकल यहाँ से। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो क्या होगा? तो वो छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को तो कोई भी धक्का मार देता है कि इधर चल जा, इधर चल जा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है इसके साथ में कि तरंगदैर्घ्य कम थी इसलिए प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा था, उसे ज्यादा फैला रहे थे। तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो फिर उसका प्रकीर्णन कम हो रहा था। इससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में भी आती है। मैं लिख देता हूं ये क्या चीज है, देखिए। तो रेले के अनुसार, ये लिख ही लीजिएगा, रेले के अनुसार यदि कण का आकार जो कि a है हो तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह समझ में आ रहा है ना? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान में रखिएगा और इस चीज को उतार लीजिएगा। ये जो है ना, ये इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वो उतार लीजिएगा। डन हुआ? तो ये रेले ने समझाया। अब जब हमें ये प्रकीर्णन समझ में आया है और ये क्राइटेरिया समझ में आया, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर कण का आकार ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? उल्टा हो जाए कि अगर कण का आकार ज्यादा है तरंगदैर्घ्य कम है तो फिर क्या होगा? तो फिर बोलता है कि हाँ प्रकीर्णन होगा,
ऐसा नहीं कि प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन होगा, लेकिन फिर सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि लाल का कम होगा ब्लू का ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। सभी का प्रकीर्णन फिर समान रूप से होगा। जितना लाल का प्रकीर्णन हो रहा है उतना ही ब्लू का होगा, उतना ही ऑरेंज का होगा, उतना ही ग्रीन का होगा, सभी का फिर समान रूप से होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर प्रकीर्णन जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी रेले ने समझाया था, इस चीज को ध्यान में रखिए। जब हमें ये प्रकीर्णन का ये नियम समझ में आ जाता है तो हम फिर चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिन्हें प्रकीर्णन से समझाया जा सकता है। तो देखिए ये 10th का पॉइंट है बच्चों, 10th में आपने पढ़ा था पहली चीज। अब मैं इसके अनुप्रयोग बता रहा हूं, इसके उदाहरण बता रहा हूं, प्रकीर्णन के उदाहरण। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, जब ऊपर से देखते हैं तो हमें डार्क ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं आकाश को तो ये कैसा दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है आकाश। क्यों दिखाई देता है नीला? तो रीजन ये है कि श्वेत प्रकाश कहाँ की ओर आ रहा है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश कहाँ की ओर है, पृथ्वी के पास में आ रहा है। ऐसा ही है। चलिए, जब पृथ्वी के पास में आ रहा है तो उसके पास में कितने रंग थे? आंसर है 7 रंग थे। 7 में कौन कौन से रंग? आंसर है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होती है, जबकि वॉयलेट की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ये पता होना चाहिए। ठीक, अब वॉयलेट तो बैंगनी है, जामुनी है, ये थोड़ा कलर लाइट होता है बच्चों, इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। लेकिन आसमानी और नीला तो थोड़े डार्क कलर में आ जाते हैं, ये हमें समझ में आता है। और आकाश हमें आसमानी ही दिखाई देता है, देखा जाए तो वास्तविकता में आसमानी ही बोलते हैं हम, आकाश को आसमानी का रंग का बोलते हैं। और फिर जो चीज हमें हमेशा से क्लियर रहती है, मतलब ब्लू कलर हमेशा से पता चलता है, इसलिए फिर वो हमारी आंखें सुग्राही कौन से रंग के लिए है? आंसर है ब्लू कलर के लिए, इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। लेकिन इसे समझने का तरीका क्या है वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय कणों से टकराने के कारण इसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? पृथ्वी के वायुमंडल में आया और वायुमंडल में आने के बाद में इसका प्रकीर्णन हुआ, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि ये सारी चीजें हैं कहाँ हो रही है? पृथ्वी के वायुमंडल में ही हो रही है, ये बात ध्यान में रखना। 800-900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये सारी चीजें, 800 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज है, वैसे तो 16 किलोमीटर में ही ये सारे आते हैं। शोभ मंडल हमारा 16 से 18 किलोमीटर तक का विस्तार है। ओके, तो जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो उसका क्या होने वाला है? प्रकीर्णन होने वाला है। और प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा? तो हम बोलते हैं रेले के नियमानुसार नीले रंग की तरंगदैर्घ्य, नीले रंग की, है ना, कौन से रंग की? नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, अतः यह अधिक फैलता है और हमारी आंखों को कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इन दोनों का क्यों यूज नहीं किया? तो अब चलो उनके लिए भी बता देता हूं। तो हम बोलेंगे कि जब, समझना आप इस चीज को, कि जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बैंगनी, आसमानी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आप ऐसे लिखेंगे, बैंगनी, आसमानी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। रेले के अनुसार हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक सुगराई होती है, मतलब हमें नीला रंग आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक सुगराई होती हैं, इसलिए फिर हमें उन तीनों में से कौन सा रंग सबसे जल्दी समझ में आया? नीला। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई दिया? नीला दिखाई दिया। बात समझ में आई बच्चों? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि तीनों रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, लेकिन नीले रंग के लिए हमारी आंखें अधिक सुग्राही होती हैं, इसलिए फिर हमें आकाश नीला दिखाई दिया। डन हो गया। रेले का क्राइटेरिया बीच में डालोगे ही डालोगे कि रेले के अनुसार तरंगदैर्घ्य कम होने का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ठीक है, चलो दूसरा, आपको पता हो कि सूर्योदय
एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल मतलब रक्ताभ, रक्त के समान आभा वाला रक्ताभ, ठीक है, रक्ताभ दिखाई देना, ऐसा लिखा हुआ आता है। रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। रक्ताभ मतलब रक्त के समान आभा वाला, रक्त के समान रंग वाला। रंग तो आप सभी को पता है, और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना? लाल दिखाई देना। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो हम बोलते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी का वायुमंडल कैसा होगा बच्चों? कण पास पास होंगे, क्योंकि ठंड होती है ना। तो ठंड होती है, कण पास पास में है, तो सघन माध्यम हो गया। तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी के निकट वायुमंडल जो है वह सघन होता है। इस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। कण पास पास हो गए तो बहुत सारे कण पास में है तो प्रकीर्णन ज्यादा हो गया, प्रकाश के कण टकराएंगे उनसे और प्रकीर्णन होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। एवं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, समझना, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसका प्रकीर्णन हुआ ही नहीं, औरों का तो हुआ, लाल रंग का प्रकीर्णन नेग्लिजिबल, नगण्य हुआ, ठीक है। तो हम बोलते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण रेले के अनुसार इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, ठीक है। प्रकीर्णन न्यूनतम होगा तो फिर सूर्य से सीधा आ रहा था, सीधा कहां तक पहुंचा? हमारी आंखों तक पहुंचा, और जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है वही दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो लाल रंग ही हमारी आंखों तक सीधा पहुंचा तो फिर सूर्य दिखाई कैसा देगा? आंसर है लाल दिखाई देगा, ठीक है। वापस से समझिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है? सघन होता है। इस स्थिति में आपतित प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण, आपतित प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण यह हमारी आंखों तक पहुंच पाता है और हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। प्रकीर्णन कम है इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचा, है ना। इसी को और कैसे बोलते हैं? तो खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है? सेम, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण रेले के अनुसार इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अतः यह बिना प्रकीर्णित हुए सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें दिखाई दे जाता है। इसलिए फिर खतरे का निशान कैसा बनाया जाता है? लाल रंग का बनाया जाता है, ताकि हमें वो दूर से ही दिखाई दे। और रंगों का तो प्रकीर्णन हो जाएगा, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आसानी से हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। तो आपको ये लिखना है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, प्रकीर्णन कम होगा, सीधा हमारी आंखों तक पहुंचेगा और हमें चीज पता चल जाएगी, ठीक है। पता चला? चलिए एक और है, बादलों का श्वेत दिखाई देना। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिसएग्री कर सकते हैं कि सर कहाँ दिखाई देते हैं बादल श्वेत? कई बार तो मैं काले भी दिखाई देते हैं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। भैया एक काम करो, लगभग दोपहर के टाइम जाओ कहाँ, छत के ऊपर, और फिर बादलों को देखने की कोशिश करो, है ना, जब बरसात नहीं हो रही हो, ठीक है। क्योंकि बरसात के समय तो वाष्प की बूंदें आपको बहुत ऐसी दिखाई देंगी जिनमें धूल मिट्टी के कण सर्वाधिक होंगे, ठीक है। धूल मिट्टी के कण सर्वाधिक होने के कारण फिर उनका रंग चेंज हो जाता है। लेकिन एक सामान्य आकाश की अगर हम बात करें तो सामान्य आकाश में जो बादल बनते हैं ना बच्चों, वो वाकई में वाइट होते हैं। अच्छे से देखिएगा, अगर प्रदूषण कम है, नेग्लिजिबल है, तो फिर तो बादल वाइट ही आपको दिखाई देंगे। प्रदूषण ज़्यादा है तो फिर वो काले हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई दिया? इसका भी रीज़न है। बादलों के अंदर जो है उसमें पानी की अर्थात वाष्प की जो बूंदें होती है वो मोटी होती हैं, है
है ना। मोटी मतलब उनका आकार ज्यादा होता है, उनके लिए ए का मान उल्टा हो गया। बादलों में क्या है, क्राइटेरिया चेंज हो गया, ये हो गया उल्टा, इससे जस्ट उल्टा। कण का आकार आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होता है। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आपतित प्रकाश श्वेत आया, बादल में वाष्प की बूंद में प्रवेश किया और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान हुआ। मतलब जितना लाल रंग का प्रकीर्णन होना था उतना ही नीले का हुआ, उतना ही पीले का हुआ, उतना ही ग्रीन का हुआ, उतना ही नारंगी का हुआ, सभी का समान हुआ। ऐसा नहीं एक का ज्यादा एक का कम। तो सभी का प्रकीर्णन समान रूप से होने के कारण, समझना इस चीज को, सभी का प्रकीर्णन समान रूप से होने के कारण प्रकीर्णन के पश्चात वे सभी रंग मिक्स हो जाते हैं और हमें पुनः कैसा दिखता है, श्वेत दिखाई देता है। अरे सातों रंग मिलकर के तो श्वेत बनाएंगे, ठीक। तो हम बोलेंगे बादलों में उपस्थित जलवाष्प के कण आकार में अधिक होने के कारण या आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से आकार में अधिक होने के कारण सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान रूप से होता है एवं प्रकीर्णन के पश्चात सभी रंग मिलकर के पुनः श्वेत रंग प्रदान करते हैं जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। अतः फिर बादल हमें कैसे दिखाई दिए, श्वेत दिखाई देंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये किसके हैं उदाहरण, प्रकीर्णन के उदाहरण हैं, ये ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट है। चलिए, इसी के साथ में हमारी बुक के अंदर इंद्रधनुष का निर्माण भी है, ठीक है। इंद्रधनुष क्या होता है बच्चों, ये हो गया, इसको मिटा दूं मैं। चलिए ध्यान में रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल यही है ना। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये सवाल भी आता है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो क्या कारण है। तो मैं बताता हूं, अधिकांशतः बच्चे मतलब 80% बच्चों के दिमाग में प्रकाश का प्रकीर्णन आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन 80% के। 10% ऐसे होते हैं जो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चले जाते हैं और बचे हुए 10% इतने होशियार होते हैं जिन्हें पता होता है कि वास्तविक कारण क्या है। देखिए, जब हम इंद्रधनुष की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसमें 7 रंग हैं और 7 रंग कम दिखाई देते हैं। तो ये लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के कारण ही 7 रंग दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन के कारण तो 1 या 2 कलर सर्वाधिक दिखाई देते हैं, 7 कलर एक साथ नहीं दिखाई देते, ठीक है। कभी मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो कि वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण ही वो घटना है जिसमें 7 रंग मिलते हैं, हमें 7 रंग देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर 7 रंग हमें देखने को मिले बच्चों, तो वो घटना कौन सी थी, वर्ण विक्षेपण। तो फिर रेनबो किसके कारण बना, वास्तविक कारण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि रेनबो में होता क्या है, जलवाष्प बूंदे हैं। या देखो रेनबो कब बनता है, उसका रीजन है, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, सूर्य जो है वो हमारी पीठ की ओर आना चाहिए, जैसे मेरी बैक पीछे की ओर है ना, बैक तो सभी के पीछे की ओर ही होती है, ठीक है। तो सूर्य कहाँ होना चाहिए, पीछे की ओर चमकना चाहिए, ठीक है। और उसके सामने, मतलब हमारे सामने, या तो बरसात हो चुकी हो या फिर बरसात हो रही हो, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो बरसात हो चुकी हो या बरसात हो रही हो कहीं, ठीक है। ऐसा क्यों, तो हम बोलते हैं कि दोनों ही स्थितियों में वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें तैरने लग जाती है, वायुमंडल में लहराती रहती है ना। और जब सूर्य का प्रकाश उन जलवाष्प की बूंदों के ऊपर आपतित तो होता है, तो एक छोटी सी जलवाष्प की बूंद बच्चों प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। और प्रिज्म क्या करता है, क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त करता है, नहीं करता। तो 7 रंग में उस आपतित प्रकाश को विभक्त कर देता है, विभक्त कर देता है। तो हमें आकाश के अंदर अर्धकटिबंधीय
आधी कटी हुई है ना, अर्ध कटिबद्ध है, क्या दिखाई देती है? एक सुंदर आकृति दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यही तो है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। रेनबो, प्राथमिक और द्वितीयक। तो इंद्रधनुष क्या है? तो ध्यान में रखें, इंद्रधनुष के लिए मैं स्थितियां लिख देता हूं। ये पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, तो वो शुरुआत में मैं लिख रहा हूं कि शर्त है ना। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? सूर्य हमारी पीठ की ओर चमकना चाहिए। दूसरा, हमारे सामने वर्षा हो चुकी हो अथवा हो रही हो। ठीक है, ये कंडीशन, ये शर्त है इंद्रधनुष बनने की। अब इसके बाद में इंद्रधनुष होता क्या है वो हम बोलते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदों पर आपतित होता है, आपतित होता है, तो ये बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। एवं माध्यम में एवं प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप आकाश में 7 रंगों की अर्धकटिबंधीय वृत्ताकार आकृति का निर्माण होता है। अर्धवृत्ताकार भी आप लिख सकते हैं, आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण है, 7 रंग उसी के कारण आपको दिखाई देंगे। अब जो बच्चे प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन बोल देते हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन तो ये बच्चों की भूल है कि प्रकीर्णन के अंदर नीला रंग भी दिखाई देता है, लाल रंग भी दिखाई देता है, तो वो बच्चे लिख के आ जाते हैं हम प्रकीर्णन। लेकिन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख करके आते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि जब हम समझ रहे होते हैं रेनबो का फॉर्मेशन तब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का, इस कारण फिर वो लिख देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जबकि इस रेनबो के बनने में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जैसे दो तरीके के रेनबो बनते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है पहले, और यही वो 7 रंग में विभाजित भी होता है, अपवर्तन के साथ में वो 7 रंग में विभाजित हो जाएगा। फिर उसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, और फिर उसका वापस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अपवर्तन TIR लिख करके आते हैं तो उनका एक तरीके से देखा जाए तो सही माना जा सकता था, लेकिन अपवर्तन के साथ में यहाँ पर जो मूल घटना हुई प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 कलर वहीं पे ही हो रहा है। अगर द्वितीयक हो इंद्रधनुष, 2 तरीके का होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर क्या होता है बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है, प्रकाश के लिए सबसे पहले होगा अपवर्तन, और यहीं पे उसका 7 रंगों में विभक्त भी हो जाता है, वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। फिर होता है उसका TIR, फिर वापस से होता है उसका TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार हुआ, और फिर वापस से उसका अपवर्तन होता है। ये घटना होती है द्वितीयक के अंदर। द्वितीयक में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक में 1 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रोसेस में आ रहा था, इसलिए फिर बच्चे लिख देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन जब एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आ जाए ना कि क्या कारण है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो फिर ध्यान में रखना वर्ण विक्षेपण या 7 रंग तो उसी से मिलता है। चलिए अब हम समझते हैं कि इंद्रधनुष बना कैसे, वो समझ लेते हैं। हालांकि ये चांसेस रेयर है, 0.1% मान लो कि ये पूछा जाए कि इंद्रधनुष बनता कैसे, लेकिन तो भी एक बार के लिए समझने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। चलिए, तो ये उतार लोगे मेरे हिसाब से, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इंद्रधनुष में 7 रंग कैसे दिखाई दिया हमें। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। अब ये थोड़ा समझने लायक बात है भाई, है ना, समझना इस चीज को। ये प्रकाश की बूंद, ठीक है, और ये आप ऐसा केंद्र मान लीजिए उस बूंद का, है ना। अब आपतित प्रकाश जो वो ऐसा आया, यू, ठीक है। जैसे ही आया दूसरे माध्यम में जाएगा, विचलित होगा, सीधी सी बात है। तो एक प्रकाश तो ऐसा सीधा जाने की कोशिश करता है लगभग, और एक प्रकाश थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाता है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी है, चलो ये मैं बाद में बना देता हूं, बनानी तो मेरे को वापस से यही है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझना है हमें, तो हमने बोला कि अभिलंब बनाओ। देखो यहां पर विरल माध्यम है, यहां पर सघन माध्यम है, यहां पर तो हवा थी और बूंद में तो जल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक अभिलंब बनाओ। अभिलंब में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती, तो मुड़ेंगी तो ये नीचे की ओर ही जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़ती है। कौन सी ज्यादा मुड़ेगी, कौन सी ज्यादा मुड़ेगी, आंसर जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होता है ना। तरंग दैर्घ्य कम है, विचलन सर्वाधिक होगा, ये तो हमें पता ही पता है। अरे क्लियर है ना, क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम होने पर क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा समझो, अपवर्तनांक क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा है तो विचलन ज्यादा होगा, तो हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य कम है, विचलन ज्यादा होगा। तो जो वायलेट कलर है बच्चों, है ना, आसमानी रंग जो था उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ, तो हमने बोला वो तो बहुत पास से गुजरी। ये आसमानी रंग है, आसमानी या फिर जामुनी, बैंगनी मान लो, बैंगनी कलर है।
और जिसका विचलन न्यूनतम हुआ या कम हुआ वो रेड कलर था। तो ये दो कलर हुए, एक रेड और एक वायलेट। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं यहां पे, वायलेट तो समझ गए ना, बैंगनी रंग। अब यहां पर देखो, ऐसा बना देता हूं, तो ये जितने से यहां पर आया, आर से आया, आर से इसका क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, तो ये इतने कोण से ऐसा चला जाएगा यू। ठीक, और ये आप रेड देखोगे तो ये, इसके लिए भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो ये कहां की ओर जाएगा, ऐसा यू। ठीक, तो जब आप देखोगे एक जगह इनको लाते हुए, क्षैतिज पे लेकर के आओ, ये क्षैतिज मान लेता हूं, तो आपको पता चलेगा कौन सा एंगल ज्यादा होगा। देखो ये एक छोटा एंगल है और ये कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ये एक बड़ा एंगल है ना। तो ये वाला जो एंगल है वो 41 डिग्री का है और ये वाला है 43 डिग्री का। मतलब रेड कलर जो है ना वो तो 43 डिग्री से, और वायलेट जो है वो 40 डिग्री से आपको दिखाई देगा। किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। ये ध्यान में रखो। मतलब कोणीय अंतराल अगर रंगों का देखोगे, ये तो सबसे न्यूनतम होता है, ये उच्चतम होता है देखा जाए तो। ठीक है, तो जब हम कोणीय अंतराल देखते हैं रंगों का तो हमें पता चलता है कि कोणीय अंतराल कितना है, 2 डिग्री का है। तो 41 से 43, कुछ किताबों में इसे 40 से 42 डिग्री भी लिखा हुआ है। शायद एनसीईआरटी है जिसमें 40 से 42 देख लीजिएगा। मतलब 1-8 डिग्री का वेरिएशन आपको दिखाई देगा। ये 40 से 42 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 डिग्री का वेरिएशन होता है किसमें, प्राइमरी रेनबो के अंदर। ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसे और किताबें कैसे बनाती हैं वो और समझ लीजिए। इसे ऐसा भी बनाया जाता है, बुक्स में इसे ऐसा भी बनाया जाता है। प्रकाश की किरण आई, यूं गई, यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन दर्शाया और फिर ऐसे दिखा देते हैं यूं। यहाँ पर वो बोल देते हैं एक कलर रेड है, एक का वॉयलेट है। तो आप देखेंगे कि वॉयलेट और रेड होना कौन सा चाहिए, वो थोड़ा दिमाग पे रखें कि एंगल जो कम होगा ना वो 41 डिग्री का, और जो एंगल ज़्यादा होगा 43 डिग्री वाला। ठीक, ये होना चाहिए रेड के लिए और ये होना चाहिए किसके लिए, वॉयलेट के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। इसे ऐसा भी बना दिया जाता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब हम एक प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं तो प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में 2 बार अपवर्तन होता है। देखो, हवा से जल में और फिर जल से वापस हवा में। ठीक है, तो 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ध्यान में रखें प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में, ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को, मैं बता रहा हूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में जल की बूंद के भीतर आपतित प्रकाश का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पहला। तथा इसमें प्रकाश के उच्चतम एवं न्यूनतम या निम्नतम रंगों के मध्य का कोणीय अंतराल 2 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यह चमकीला होता है क्योंकि इसमें बूंद का अवशोषण सिर्फ 1 बार ही हो रहा है। यहाँ पे TIR 1 बार ही हुआ है, तो बूंद का अवशोषण थोड़ा कम हो रहा है, या बूंद का नहीं, प्रकाश का अवशोषण कम हो रहा है। अवशोषण कम हुआ तो फिर चमकीला प्रकाश हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये डन हो गया। चलिए, तो ये दिमाग में रखिएगा। जबकि जब हम द्वितीयक इंद्रधनुष पढ़ेंगे ना बच्चों, उसके अंदर 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, और रंगों का क्रम उलट जाएगा। मतलब रेड कलर की जगह तो होगा वॉयलेट और वॉयलेट की जगह होगा रेड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसमें क्रम क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक, कुछ किताबें जब इसे समझाने की भी कोशिश करती हैं और एक ही जगह लाने की कोशिश करती है तो वो दोनों एक ही जगह बनाती हैं। जैसे यहां से अगर मैं 2 रंग निकाल दूं, चलो इसको तो छोड़ो, द्वितीयक में बताता हूं कैसे करते हैं।
इसको बना लीजिएगा, इस फॉर्मेशन को बनाएं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मेशन को जल्दी से बना लीजिएगा, ये वाला फॉर्मेशन तो बना ही लीजिएगा कि इंद्रधनुष में प्रकीर्णन कैसे, प्रकीर्णन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे देखा गया वॉयलेट और रेड का, वो ध्यान में रखिएगा। ये वॉयलेट वाला ज्यादा हो रहा है, रेड वाला कम हो रहा है, ठीक है, ये देख के आइएगा। जल्दी से इसे उतारे, फिर एक बार के लिए द्वितीयक इंद्रधनुष में बनाता हूं कि वो दोनों एक ही जगह पर देखे जाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे। सिंपल है बच्चों ये चीज, बस कई बार ही हमें ऐसा मिसमैच हो जाता है कि कौन से को ऊपर रखे कौन से को नीचे। तो जो अगर आप पहला वाला डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 41 डिग्री वाला वॉयलेट होगा और 43 डिग्री वाला जो होगा वो रेड होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो बैंगनी रंग जो है उसका कोण कम है तो वो अंदर की ओर बनेगा, जबकि लाल रंग का कोण ज्यादा है तो वो बाहर की ओर बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है बच्चों, भीतरी कोर तो बैंगनी होगी और बाह्य कोर जो होगी वो किसकी होगी, लाल रंग की होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, बाह्य कोर किसकी, लाल रंग की हो जाएगी। और आप ये और देखें कि इसमें जो आपतित प्रकाश है वो बूंद के केंद्र से ऊपर की ओर आ रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो बूंद के केंद्र से ये कहां की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, जबकि द्वितीयक में ऐसा नहीं होगा। हो गया ये, चलिए तो ये जरूर बना लीजिएगा, प्राथमिक में इस चीज को जरूर बना लीजिएगा। अब द्वितीयक देखो इस चीज को, इसको चलो ऐसे रहने देता हूं। अब जब हम द्वितीयक की बात करते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, सेकेंडरी लिखे हम इसको, बूंद, बूंद का ये केंद्र माने, ये आपतित प्रकाश। अब इसमें आपतित प्रकाश कहां की ओर आ रहा है पहले तो वो समझे। आंसर है केंद्र से नीचे की ओर आपतित होगा, ठीक है। और फिर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। एक बार अपवर्तन हो गया, ऐसा बनाओगे ना तो जानी ऐसी चीज थी ऊपर की ओर उठ गई, क्यों, क्योंकि अभिलंब के पास में आनी चाहिए, विरल से सघन में आ रहा है ना तो अभिलंब के पास में आनी चाहिए, ठीक। मैं अब इसमें विभक्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर बहुत बार विभक्त करना पड़ेगा। तो ये प्रकाश ऐसा आया, यहां पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो ये यहां गया, यहां पर वापस उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो फिर ये इधर आया और फिर ये यहां से बाहर निकलता है। ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो वापस से हमें दो कलर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा रंग हमें कौन सा बताना है, वो ध्यान में रखेंगे। इस बार उल्टा होगा बच्चों, जिसका कोण देखो यहां पर कोण रेड का ज्यादा था, इस बार वॉयलेट का कोण ज्यादा होगा। ये वाला वॉयलेट और कितना 54 डिग्री का, और ये वाला कितना 51 डिग्री का। किसका, रेड का। वैसे भी रेड का विचलन कम हुआ, वॉयलेट का ज्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देना चाहिए यहां पर कि यहां पर कोणीय अंतराल कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। भीतरी कोर किसकी है, रेड कलर की है। बाह्य कोर किसकी है, वॉयलेट की है, बैंगनी रंग की है। कोण ज्यादा है ना इसलिए, जबकि यहां पर उल्टा चल रहा है, यहां पर भीतरी वॉयलेट की और बाह्य
रेड की है, वहां पर कोणीय अंतराल रंगों के मध्य का 2 डिग्री है, यहाँ पे कोणीय अंतराल रंगों के मध्य का कितना है 3 डिग्री है। रंगों का क्रम उल्टा है, ठीक है। प्रकाश का बूंद के भीतर 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होने के कारण यहां पर भी प्रकाश का अवशोषण हुआ, यहां पर भी प्रकाश का अवशोषण हुआ, तो प्रकाश की तीव्रता कम हो गई बच्चों, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता कम हो गई तो मतलब ये चमकीला होगा या धुंधला होगा? आंसर है कम चमकीला होगा या धुंधला होगा। कौन सा? द्वितीयक, ठीक है। तो अब मेन बात समझिए, ये नहीं पूछा जाता कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष को परिभाषित कीजिए, ये नहीं पूछता। क्या पूछता है? प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष के मध्य अंतर बताइए, ठीक है। तो अब लिखना चालू करो। कैसे करोगे? एक तरफ लिख लो प्राथमिक और एक तरफ लिख लो द्वितीयक, है ना। और लिखो पहला प्राथमिक में, लिखें प्राथमिक इंद्रधनुष में, लिखो जल्दी से। प्राथमिक इंद्रधनुष में बूंद के भीतर प्रकाश का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसमें लिखें आपतित प्रकाश का बूंद के भीतर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपतित प्रकाश का बूंद के भीतर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर दूसरा लिखें प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है, अर्थात सुस्पष्ट दिखाई देता है। फिर द्वितीय इंद्रधनुष अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। तीसरा लिखें प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतरी कोर बैंगनी तथा बाह्य कोर लाल रंग की होती है। इसमें लिखें भीतरी कोर लाल रंग की तथा बाह्य कोर बैंगनी रंग की होती है, उल्टा होता है ना। ये ध्यान में रखिएगा। कोण के हिसाब से देख लीजिए, जिसका कोण कम होगा वो भीतरी कोर में होगा, जिसका कोण ज्यादा होगा वो बाह्य कोर में होगा, ठीक। फिर प्राथमिक में लिखें इसमें रंगों के मध्य का कोणीय अंतराल 2 डिग्री होता है। इसमें लिखें रंगों के मध्य का कोणीय अंतराल 3 डिग्री होता है। द्वितीयक में लिखेंगे 3 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए पांचवा देखें। प्राथमिक में देखो मैंने क्या बताया था, आपतित प्रकाश जो है वह बूंद के केंद्र से ऊपर की ओर आपतित होता है, जबकि इसमें आपतित प्रकाश बूंद के केंद्र से नीचे की ओर आपतित होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में आपतित प्रकाश बूंद के केंद्र से ऊपर की ओर आपतित होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में आपतित प्रकाश बूंद के केंद्र से नीचे की ओर आपतित होता है। समझ में आया? चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही था बच्चों। इंद्रधनुष मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा, हो ही गया है, और क्या बचा है इसके अंदर? कुछ नहीं बचा, ठीक है। इंद्रधनुष के बाद में अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है नेत्र। देखो नेत्र नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नेत्र के दोष जरूर हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन नेत्र नहीं पढ़ाऊंगा। नेत्र जो है वो 10वीं का पाठ है, 10वीं में पूछा जाता है। एक आध चीजें मैं आपको बता दूंगा, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, दूर बिंदु निकट बिंदु क्या होता है, वो अपन जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अच्छी चीज है नॉलेज पर्पज से भी, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है आप सभी को पता है, रेटिना के ऊपर बनता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें अपन उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन नेत्र का वो पूरा का पूरा वो नहीं पढ़ेंगे, काचाप, द्रव, ढीगड़ा, फलाण, वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जो है वो आपने 10th में पढ़ रखी हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो तो वापस से भी पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अपने इतना कोई काम करें। नेत्र दोष काम के हैं, नेत्र दोष अच्छे से पढ़ेंगे, उनके ऊपर सवाल आता है,
उनको कैसे निवारित किया जाता है, उनका निवारण कैसे होगा, वो अपन पढ़ेंगे, वो जरूरी है। ठीक है, वो एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं, इसलिए उन्हें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आप अच्छे से वीडियो को देखें, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।